वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आइंदम वेदम, जिसका मतलब है पांचवा वेद। सीरीज के बारे में बात करें तो सच में सीरीज मुझे बहुत ही मस्त लगी। क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट है ना, वो तो लाजवाब। डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से हिस्टोरिकल और टेक्नोलॉजी को जोड़कर इस सीरीज को बनाया। सीरीज में ओवरऑल से 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के आसपास। सो इन शॉर्ट में मैं आपको इस सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। अब सीरीज है तो थोड़े बहुत अननेसेसरी सीन्स तो होते ही है। और रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1972 मदुरई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके से, जहाँ पर राजशेखर नाम का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट उस जगह पर खुदाई करते रहता है। इसी खुदाई के दरमियान में इसकी टीम को एक पुराना तालपत्र नजर आता है। तालपत्र मतलब आप लोग समझते हो ना, पुराने जमाने में पत्तों पर लिखा करते थे। खैर राजशेखर इस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। तो इसमें ये लिखा होता है कि अब तक सारे लोग यही समझ रहे थे कि सिर्फ 4 ही वेदास है, लेकिन 5वां वेद भी मौजूद है और ये 5वां वेद ठीक 50 साल के बाद बाहर पड़ेगा। मतलब 2024 में वो 5वां वेद बाहर पड़ने वाला है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2024। एक दिन माधवा नाम का एक बंदा न्यूयॉर्क में रहने वाले नटराज नाम के एक बंदे को फोन करके कहने लगता है कि नटराज यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब की हादसाएं हो रही है। हमारी स्टोरी जो कोई भी जानता है वो फिलहाल जिंदा नहीं है। मुझे लगता है कि 2 महीनों के बाद धरती पर इंसान नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। तो इसी दरमियान में एक अनजान बंदा माधवा को फॉलो करते रहता है। मौका देखकर वो अनजान बंदा माधवा को मार देता है उसकी ही कार में। दूसरे सीन में अनु नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल वाराणसी आकर अपनी माँ का पिंडदान करती रहती है। और उसी तरह अनु का फादर विश्वेश्वर आर्मी में होता है। फोन करके डांटती रहती है कि आपने कभी भी ना मेरे माँ के साथ जिंदगी गुजारी और ना मेरे साथ। आज भी ये सारे काम आपको करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं हो पापा। मतलब इस तरह से अनु अपने पापा से गुस्सा होती है, अपने पापा से हरगिज नहीं मिलती। खैर एक अनजान बंदा अनु को फॉलो करते हुए इसके फोटोज खींचते रहता है। अनु जिस होटल में रहती है उस होटल के ओनर का नाम होता है शास्त्री। जब शास्त्री सो रहा होता है तो इसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। शास्त्री तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अब उसका वक्त आ चुका है। उस बक्से को अनु को देकर अनु को मेरे पास भेज दो। दूसरी तरफ उसी वाराणसी में अनु की मुलाकात पति नाम के एक डॉक्यूमेंट्री वाले बंदे से मुलाकात होती है। वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाकर उनकी स्टोरीज लिखते रहता है। जब अनु वापस अपने होटल पर आती है तो वो शास्त्री अनु को अपने कमरे में बुलाकर कमरे का दरवाजा लॉक करने लगता है। ये देखकर अनु इसको गलत समझने लगती है कि स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हो, जी जाने दीजिए। लेकिन तभी शास्त्री अपने खुफिया कमरे में जाकर एक बक्से को अनु के हाथ में थमा देता है। कहने लगता है कि इस बक्से को हमारा खानदान कई 100 सालों से बचाते आ रहा है और इसी तरह तुम्हारा खानदान भी इस बक्से की ही रक्षा करते आ रहा है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है अनु, तुम इस बक्से को लेकर अयंगारपुरम के टेम्पल में पहुंचा दो। अनु कहने लगती है कि स्वामी जी आखिरकार मैं वहां पर क्यों जाऊंगी, मैं एक सिंगर हूँ। कल पौंडीचेरी में मेरा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम है, इस काम के लिए आप दूसरे बंदे को ढूंढ लीजिए। शास्त्री कहने लगता है कि बेटा अनु तुम इस बक्से के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इस तरह से इस बक्से के बारे में बताने वाला होता है। उसी शास्त्री के कमरे के बाहर एक वेल्डिंग का काम चलते रहता है। मशीन का ब्लेड निकलकर उस शास्त्री का गला कट जाता है। अनु डर के मारे उस बक्से को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन शॉकिंगली वो बक्सा अनु को नहीं छोड़ता। घुमा फिराकर वो बक्सा अनु के पास ही आता रहता है। मतलब जब अनु यहाँ से जा रही होती है तो तभी एक लड़का उस बक्से को अनु की गाड़ी में लाकर रख देता है कि मैडम आपने इस बक्से को यहीं पर भूल गए। उसके बाद अनु चेन्नई वापस आकर पौंडीचेरी जाने के कोशिश में लगी रहती है। मतलब बस का इंतजार करती रहती है। उसी वक्त एक अघोरा अनु की बैग लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद अनु पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने बैग की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने लगती है। पुलिस वाले इसको 24 घंटों का टाइम देने पर ना चाहते हुए भी अनु एक होटल में स्टे करने लगती है। शॉकिंगली उसी रात वो अघोरा अनु के पास आकर उसकी बैग उसको लौटाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि तुम अयंगारपुरम जाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। अनु के रूम के बगल में ही मित्रन नाम का एक बंदा भी स्टे किया होता है। सच में ये मित्रन बहुत ही एक अजीब का कैरेक्टर होता है। इसके फोन में राधिका नाम की
एक यही कैरेक्टर होती है। हमेशा इस राधिका से ऑनलाइन में होकर चैटिंग करता, बातें करते रहता है, अपने ख्वाहिशें भी पूरी करते रहता है। राधिका मित्रन के सारे काम चुटकियों में करती रहती है और इसी तरह मित्रन लड़कियों का बहुत ही शौकीन होता है। राधिका खुद इसको लड़कियां बुक करके देती रहती है। दूसरे दिन मित्रन और अनु के बीच बातचीत होने लगती है। इसी से मित्रन को ये बात पता चलती है कि अनु पौंडीचेरी जाने वाली है। वो ये राधिका मित्रन को यही आइडिया देने लगती है कि तुम भी अनु के साथ ट्रिप पर जाओ पौंडीचेरी, वहाँ पर तुमको मैं मिलूंगी। तो ठीक है समझकर अनु और मित्रन एक टैक्सी बुक करके पौंडीचेरी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस अयंगारपुरम में मंदिर के सारे पंडित मीटिंग पर बैठते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मंदिर में कुछ अभिषेक करने वाले हैं। इनमें से रुद्रपति नाम का एक बहुत ही सीनियर पंडित होता है। कहने लगता है कि शिवजी ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया था और वो सर हमारे ही मंदिर में मौजूद है, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था। यहाँ पर 5वां सर का मतलब है 5वां वेद, और वो वेद इसी साल बाहर पड़ने वाला है। हमारे इस मंदिर में एक बहुत ही सीक्रेट दरवाजा मौजूद है, लेकिन वो दरवाजा कहाँ पर है किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे पूर्वजों के हिसाब से वो दरवाजा इसी साल ओपन होगा। वो सीक्रेट दरवाजा ओपन होने के बाद ही हम मंदिर में अभिषेक करेंगे। अब दूसरी तरफ जब अनु और मित्रन अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो तभी कुछ पियक्कड़ बंदे इनकी गाड़ी से गुजरते हुए अनु से छेड़खानी करने लगते हैं। गुस्से में आकर अनु इन लोगों से यही कहने लगती है कि आई विश तुम लोग मर जाओ। तो शॉकिंगली थोड़ी दूर जाने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट होकर वो सारे लोग मर जाते हैं। ये देखकर अनु और मित्रन शॉक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्रपति अपने बेटे शंभू से कहने लगता है, हमारे पूर्वजों के हिसाब से उस मंदिर का सीक्रेट दरवाजा हमारे खानदान वाले ही ओपन कर सकते हैं। तुम्हारी बेटी पूर्णी की शादी होने पर वो दूसरे घर चली जाएगी, तो शंभू इस खानदान के आखिरी वारिस तुम ही हो, तुम्ही को वो सीक्रेट दरवाजा ओपन करना होगा। उसी तरह हमारे पूर्वजों ने ये भी कहा कि जिस खानदान का बंदा वो सीक्रेट दरवाजा ओपन करेगा उसके पिताजी की मौत हो जाएगी, मतलब तुम दरवाजा ओपन करोगे तो मैं मर जाऊंगा। यही नियति है शंभू, तुम्हें ये करना होगा। दूसरी तरफ जब अनु और मित्रन जा रहे होते हैं तो किसी जगह पर आने के बाद ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो उसी किसी जगह पर वही अघोरा अनु को नजर आता है जिसने इसका बैग चुराया। इन दोनों को गलत एड्रेस बताने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग ना चाहते हुए भी अयंगारीपुरम जाते हैं। अब वो पुराना बक्सा तो अनु के पास ही होता है ना। शास्त्री की बातें याद करके मंदिर पर जाकर वो बक्सा शंभू को देने लगती है कि वाराणसी की एक स्वामी जी ने ये बक्सा आपको देने के लिए कहा। अब शंभू ये बक्सा लेने से मना करने लगता है, क्योंकि इस बक्से में वो राज छुपा होता है दरवाजे ओपन करने का। दरवाजा ओपन होगा तो इसके पिताजी की मौत हो जाएगी। अब अनु भी उस बक्से को उसी मंदिर में छोड़कर चली जाती है, लेकिन गांव का एक बंदा इस बक्से को उस गांव के प्रेसिडेंट को देते हुए अनु और शंभू के बीच जो बातें हुई वो भी सुनाने लगता है। दूसरी तरफ दक्षा नाम का एक बंदा कटिकी नाम के एक लॉयर से मिलने के लिए आता है। कहने लगता है कि मैंने एक 3D प्रिंटर को बनाया, लेकिन वो नॉर्मल 3D प्रिंटर नहीं है, उसमें बायो इंक डालकर असली गोश्त को बना सकते हैं और इसी तरह बॉडी के कोई भी पार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए पेटेंट राइट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे धमकियों भरे कॉल्स आने लगे। इंटरनेशनल मीट एक्सपोर्ट्स भी मुझे धमकी देने लगे, क्योंकि इस प्रिंटर की वजह से उनके बिजनेस को लॉस हो सकता है। इस तरह से दक्षा उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल करवाना चाहता है। दूसरी तरफ अनु और मित्रन उसी गांव में फंस के रह जाते हैं। मतलब कोई ना कोई मुश्किलातें इन दोनों के सामने आती रहती है, कभी गाड़ी खराब हो जाना, कभी बस नहीं मिलना। इसी दरमियान में उस गांव का प्रेसिडेंट अनु के पास आता है। अनु और मित्रन को अपने गेस्ट हाउस पर इनवाइट करने लगता है कि ये दोनों वहाँ पर स्टे करें। एक्चुअली ये प्रेसिडेंट उस बक्से के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए अनु को यहाँ पर रहने के लिए कहता है। फिलहाल के लिए इस बक्से को अपने पास ही रख लेता है। उसी वक्त राधिका नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ इस मंदिर पर आती है। बात यह है कि किसी पुजारी ने यह कहा कि राधिका की कुंडली में कुछ दोष है, अगर इस मंदिर पर आकर 40 दिन तक पूजा करेगी तो वो दोष चला जाएगा। शॉकिंग बात यह है कि ये राधिका मित्रन के फोन में जो ये है ना, उस राधिका जैसी होती है। इसी राधिका से मिलवाने के लिए वो ये मित्रन को यहाँ पर भेजा होता है। सारा तमिलनाडु खोजकर उस ये ने मित्रन के लिए इस राधिका को फाइंड आउट किया, और इसी तरह ये मित्रन को आइडियाज भी देती रहती है कि तुम राधिका से क्या बात करोगे, कैसे मिलोगे। खैर थोड़ी देर के बाद उस प्रेसिडेंट का भाई कॉल करके कहने लगता है कि भाई
मैं इंडिया वापस आने वाला हूँ। तो वो प्रेसिडेंट बहुत ही खुश होकर अपना गेस्ट हाउस और इसी तरह गेस्ट हाउस के नीचे एक बेसमेंट होता है, उसी को भी साफ सफाई करवाने लगता है। इसी बेसमेंट के अंदर उस प्रेसिडेंट को एक डोर नजर आता है, सीक्रेट डोर। लेकिन प्रेसिडेंट को जरूरी काम होने की वजह से उस डोर पर इतना ध्यान नहीं देता। सोच लेता है कि बाद में चेक कर लूंगा। खैर बेचारी प्रेसिडेंट की बीवी पागल होती है जब से इसका बेटा मिसिंग हो गया। हमेशा यही बड़बड़ाती रहती है कि मुझे मेरा बेटा नजर आता है, कुछ आवाजें सुनाई देती है, मेरा बेटा जमीन के अंदर है। भवानी नाम की एक औरत प्रेसिडेंट की बीवी का ध्यान रखती रहती है। अब उसी वक्त अनु ठान लेती है कि ये किसी भी तरह से इस गांव से बाहर निकलेगी। इस तरह से जंगल के रास्ते से बस स्टॉप पर जाने लगती है। तभी चार बौने अनु के सामने आकर इसका रास्ता भटकाने की कोशिश करने लगते हैं। जंगल के अंदर से एक रास्ता ओपन करने लगते हैं। एक्चुअली ये चार बौने अनु को वाराणसी में भी नजर आए थे। उसी वक्त वो अघोरा भी अनु के सामने आकर इसको कंफ्यूज करने लगता है। इससे यही कहते रहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। विद इन सेकेंड में टाइम बदल जाता है इसकी जात का। दूसरी तरफ वो बंदा दक्षा जो पेट्रोनेट्स के लिए अप्लाई किया था, जब वो अपने कमरे में अकेला होता है तो एक अनजान बंदा दक्षा को मार देता है। और इसी तरह इसके कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे अपने आप डिलीट होने लगते हैं। दूसरी तरफ वाराणसी में उस पति को एक तालपत्र मिलता है। कुछ पंडितों से मुलाकात करके उसके बारे में इंक्वायरी करते रहता है। उसी वक्त इस तालपत्र के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मर्स की मदद से एक बूढ़े बंदे को इसके बारे में पता चलती है। ये बूढ़ा बंदा और कोई नहीं राजशेखर होता है। वही मूवी के स्टार्टिंग में आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया था ना, वो बंदा। राजशेखर की टीम मेंबर्स पति को ही फॉलो करते रहते हैं उस तालपत्र को हासिल करने के लिए। दूसरे सीन में नटराज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अमेरिका से वापस इंडिया आता है। एक्चुअली बहुत सालों पहले इस नटराजन ने एक कंप्यूटर को यूज किया था। जब नटराजन अमेरिका चला गया तो नटराजन की फैमिली उसके कंप्यूटर को सेकेंड हैंड में बेच दिया। नटराजन के कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं। उसी फाइल्स को हासिल करने के लिए अपने पुराने कंप्यूटर को तलाश करने के लिए इंडिया वापस आता है। इंक्वायरी करने लगता है कि फिलहाल इसका पुराना कंप्यूटर किसके पास है। दूसरी तरफ वो लॉयर कटकी और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। इन दोनों को भी ये बात पता लग जाती है कि किसी ने दक्षा को मार दिया। और लास्ट टाइम जब दक्षा इनके पास आया था ना, उस वक्त कुछ पेपर्स में सिग्नेचर करके रखा था। एक एम्प्टी पेपर में ये लिखवाने लगती है कि दक्षा ने उस 3D प्रिंटर को कटकी के नाम कर दिया। बाद में उस 3D प्रिंटर को हासिल करने के लिए दक्षा के घर पर जाते हैं, लेकिन वो प्रिंटर उसके घर में मौजूद नहीं होता। ऑलरेडी दक्षा ने किसी को कुरियर कर चुका होता है। इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि वो 3D प्रिंटर अयंगारीपुरम में गया। इस तरफ मंदिर में वो लड़की राधिका और पूर्णी के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों मिलकर मंदिर के कामकाज करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में शेयर करने लगते हैं। इसी दरमियान में राधिका का फादर एक छोटे पंडित से मुलाकात करके इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते रहता है। मित्रन भी हर रोज मंदिर को आते जाते उस राधिका से बात करने की कोशिश करने लगता है। वो ये राधिका मित्रन को जो आइडियाज देती रहती है, वो सारी चीजें मित्रन फॉलो करते रहता है। खैर दूसरी तरफ डैनी नाम का एक बंदा चेकपोस्ट के पास एक वैन को रुकाकर वैन में का बंदा और ड्राइवर को मार के उस वैन में एक बायो इंक होता है, वो सारी चीजें चुरा लेता है। दूसरे दिन अनु वो बक्सा वापस शंभू को देने लगती है। शंभू हर बार मना करते ही रहता है, नहीं मैं ये बक्सा नहीं लूंगा। इसी दरमियान में शंभू का फादर रुद्रपति यहाँ पर आकर उस बॉक्स को लेकर सारे गाँव वालों को अपने घर पर आने के लिए कहता है। इस तरफ नटराजन को अपने इंक्वायरी में ये बात पता चलती है कि इसका पुराना कंप्यूटर अयंगारीपुरम के प्रेसिडेंट के पास है। नटराजन उस गांव पर जाने लगता है। दूसरी तरफ रुद्रपति वो बक्सा लेकर अपने घर पर आता है तो इसके घर में ऑलरेडी एक चाबी होती है। पूर्णी उस चाबी की मदद से उस बक्से को ओपन करने लगती है। इसी दरमियान में शंभू का हाथ जख्मी हो जाता है। इस बक्से में तांबे का एक छोटा सा प्लेट होता है। इस प्लेट के ऊपर कुछ मंत्र लिखे होते हैं। पूर्णी को तो ये लैंग्वेज नहीं आती, अपने दादाजी को देने लगती है। उसी रात वो चार बौने रुद्रपति के घर पर आकर कहने लगते हैं कि वो बक्सा तुम्हारे पास रहना सुरक्षित नहीं है, उस बक्से को हमें दे दो। तो रुद्रपति और शंभू उस बक्से को उन चारों को दे देते हैं। उसी आधी रात को कुछ अनजान लोग उस गांव के प्रेसिडेंट को मार देते हैं और ये चीज अनु और मित्रन देख लेते हैं। जब अनु उन लोगों को फॉलो करने लगती है तो उसी गांव में इसका फादर नजर आता है। अनु का फादर भी उस प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बचा नहीं पाता और अनु अपने फादर को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है।
दूसरे दिन पुलिस वालों को उस प्रेसिडेंट को मारने वाले हत्यारे मिल जाते हैं, किसी जंगल में छुपे होते हैं ड्रग्स लेकर। मार पीट कर पूछने पर यही बात कहने लगते हैं कि हम लोगों को पैसे मिले उस प्रेसिडेंट को मारने के लिए, किसने भेजा ये हमें नहीं पता। उसी दिन उस प्रेसिडेंट का भाई मुकुंदन जूली नाम की एक बंदी के साथ वापस अपने गाँव पर आता है। ये जूली इसकी बिजनेस पार्टनर कम जीएफ होती है। गाँव में आते ही फौरन पुलिस स्टेशन पर जाकर फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने लगता है। दूसरी तरफ अनु का फादर अनु से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा फोन ट्रैक करके इस गांव पर आया। हमारे खानदान का और इस गांव का बहुत ही गहरा संबंध है बेटा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें 4 बौने नजर आए, मेरे बचपन में वही 4 बौने नजर आए थे। वो चारों चिरंजीव है, अमर है वो। उस 5वें वेद में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है, उसकी मदद से एक नई दुनिया ही बना सकते हैं। अगर वो 5वां वेद बुरे लोगों के हाथ में लग गया तो दुनिया सर्वनाश हो सकती है। इसीलिए वो 4 चिरंजीव उस 5वें वेद की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर का सीक्रेट दरवाजा ओपन होने तक हम दोनों यहीं पर रहना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ पति उस तालपत्र में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करते रहता है। पति का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विकास, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन मेंटली बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इसका आईक्यू लेवल लाजवाब। उस तालपत्र में जो वर्ड्स लिखे होते हैं विकास उन वर्ड्स को डिकोड करने लगता है। उसी रात एक अनजान बंदा पति के घर में घुसकर उस तालपत्र को चुराने की कोशिश करने लगता है। पति उस बंदे को देखकर उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइनली वो बंदा पति के हाथों से बच के भाग जाता है। दूसरी तरफ लॉयर कटकी का असिस्टेंट अंगारीपुरम पहुंचकर ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि वो 3D प्रिंटर किसको डिलीवर हुआ। अब इसी दरमियान में सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन इटली और फ्रांस के ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। मरे हुए वो दोनों ऑफिसर्स अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बाद में एक सीक्रेट एजेंसी वाले मुकुंदन से मुलाकात करके कहने लगते हैं कि फॉरेन से वीपीएन के जरिए से $150 मिलियन अंगारीपुरम को ट्रांसफर हुए। मतलब उतने पैसे तुम्हारे गांव पर ही ट्रांसफर हुए किसी बैंक अकाउंट पर, जिसका मतलब कुछ बड़ा ही प्लान करने वाले हैं। तुम जूली को अपने साथ लेकर अपने गांव जाकर वहां पर इंक्वायरी करो कि आखिरकार तुम्हारे गांव में चल क्या रहा है। सो इसीलिए मुकुंदन जूली के साथ अपने गांव वापस आता है। लेकिन अनलकीली उसी वक्त मुकुंदन की भाई की मौत हो जाती है, वही उस प्रेसिडेंट की। उसके बारे में भी मुकुंदन इंक्वायरी करते रहता है चुप चुप के। खैर दूसरे दिन अनु किसी की बाइक लेकर इस गांव से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अनु बार बार इसी गांव में घूमती रहती है, यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाती। चक्कर आकर गिर जाने पर अनु को अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। पिछले जन्म में अनु एक शूरवीर योद्धा थी। एक दिन कुछ लोगों ने इस मंदिर के ऊपर हमला किया था, तो अनु अपनी जान पर खेलकर उस मंदिर की रक्षा करने लगी। इसी फाइट के दौरान वो अनु मर जाती है और गांव के लोग उस मंदिर के सीक्रेट दरवाजे को लॉक कर देते हैं। इस तरह से अनु को अपना पिछला जन्म याद आने पर इसको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती है कि इसका और उस मंदिर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब दूसरी तरफ पति के घर में कुछ लोग घुस आए थे ना, तो उन लोगों से बचने के लिए पति अपने बेटे के साथ बस ऐसे ही ट्रिप पर जाने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये उसी गांव में आकर पहुंचता है अंगारीपुरम। वहाँ पर जो मंदिर होती है ना, वहाँ की फोटोज खींचते रहता है। पूर्णी से कहने लगता है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला हूँ। इस तरह से पति और विकास वहीं पर स्टे करने लगते हैं। एट द सेम टाइम वो लॉयर कटकी और उसका असिस्टेंट भी इसी गांव पर आते हैं। प्रेसिडेंट के घर पर आकर मुकुंदन को देखकर शॉक में रह जाती है। मुकुंदन और कोई नहीं कटकी का क्लासमेट होता है। अपनी पुरानी बातें वगैरह याद करने लगते हैं। बातों में कटकी को ये बात पता चलती है कि मुकुंदन फॉरेन में मीट का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस कर रहा है। दक्षा की बातें याद आती है इसको कि दक्षा को भी कुछ लोगों ने धमकी दिया था, शायद मुकुंदन का हाथ भी इसमें हो सकता है। इस तरह से मुकुंदन पर शक करती रहती है। उसी वक्त जूली भी इन दोनों के सामने आने पर मुकुंदन जूली का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि ये मेरी जीएफ है। कटकी जूली को देखकर हवस भरी निगाहों से देखने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारी जीएफ तो बहुत ही सेक्सी है, और उसी तरह जूली को भी छोल मचने लगती है। उसी वक्त पुलिस वाले मुकुंदन के पास आकर गिरफ्तार करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि प्रॉपर्टी के मामले में आपके और आपके भाई के बीच झगड़े हुए थे, इसके रिलेटेड हमें कुछ सबूत मिले, कॉल रिकॉर्डिंग्स और वीडियो कॉल्स। मुकुंदन यही कहने लगता है कि ये सारी चीजें फेक सबूत है, मेरे और मेरे भाई के बीच कुछ झगड़ा ही नहीं हुआ, ये वीडियो कॉल्स डीप फेक की मदद से किया गया है। जो अच्छी तरह से यही को जानने वाला होता है वही ये काम कर सकता है। सो पुलिस वाले मुकुंदन को छोड़ देते हैं।
दूसरी तरफ मित्रन राधिका को अकेला देखकर उसके कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राधिका उस मित्रन पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, अगर कोई देखेगा तो मुझ पर उंगली उठाएगा। मित्रन को गुस्सा आकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कोरियर बॉय मित्रन को कुछ पार्सल देने लगता है। मित्रन यही बात कहने लगता है कि ये पार्सल मेरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोरियर बॉय मित्रन को वो पार्सल दे देता है। बाद में मित्रन अपने यही से बात करके कहने लगता है कि वो राधिका तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे वो राधिका बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे लिए तुम फटाफट से एक लड़की को सेट करो, मुझे कांड करना है। यही कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़की को सेट कर लिया, लेकिन पैसों से काम नहीं होगा। अभी अभी एक डिलीवरी बॉय ने तुम्हें एक पार्सल दिया ना, उस पार्सल को लेकर एक बंदे के पास जाओ, वो बंदा तुम्हें रिटर्न में एक और पैकेट देगा। वो पैकेट अगर तुम उस औरत को दोगे तो वो औरत तुम्हारे साथ कांडवान करेगी। इस तरह से एड्रेस वगैरह मित्रन को भेजने लगती है। मित्रन ये पार्सल लेकर डैनी के पास जाता है। मतलब वो बंदा डैनी जंगल के एक खुफिया कमरे में स्टे किया होता है। मित्रन से कहने लगता है कि तुम शाम में आकर अपना रिटर्न पार्सल लेकर जाओ। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इसी डैनी के पास, दक्षा के पास जो 3D प्रिंटर है ना, वो होता है, एंड वो बायो इंक भी जो कुछ दिनों पहले उसने चुराया था ट्रक के जरिए से। उसी वक्त कटिकी का असिस्टेंट इस डैनी के पास पहुंच जाता है उस खुफिया प्लेस पर, लेकिन वो बंदा डैनी इस असिस्टेंट को मार देता है। दूसरी तरफ वो लॉयर कटिकी और जूली गेस्ट हाउस के बेसमेंट पर जाने लगते हैं कांडवान करने के लिए। शॉकिंगली उसी रूम में कटिकी उस सीक्रेट दरवाजे को देखती है। जब तक इस दरवाजे को ओपन करती मुकुंदन इन दोनों को बुलाने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग और पंडित दोबारा उस मंदिर में मीटिंग पर बैठते हैं। डिस्कस करने लगते हैं कि ब्रह्मदेव को जो अभिषेक किया जाएगा उस वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना होगा। शॉकिंगली वो मंत्र किसी को भी याद नहीं होता। अब ऑफकोर्स उसी जगह पर अनु और उसके फादर भी होते हैं। कहने लगता है कि मेरे बचपन में कुछ लोगों ने मुझे एक तावीज दिया, उसी तरह सही समय पर इसका इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। मुझे लगता है यही सही समय है। इस तरह से वो तावीज रुद्रपति को देने लगता है। उस तावीज के अंदर एक छोटा सा मंत्र होता है। इस मंत्र को देखकर रुद्रपति बहुत खुश होने लगता है कि हमारे पूर्वजों ने सच कहा, हमारी पूर्वजों की बातें अब सच होने वाली है। इस तरफ मित्रन जाने अनजाने में जूली के पास जाता है। उस वक्त जूली सो रही होती है। अपने यही से पूछने लगता है कि ये गोरी बंदी कौन है, तो जूली के सारे डिटेल्स मित्रन को बताने लगती है। और उसी तरह उस कमरे में कटकी भी होती है जो कल रात जूली के साथ कांड किया। इस तरफ मंदिर में सारे लोग वो सीक्रेट दरवाजे की तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में मुकुंदन को राधिका के फादर पर शक होता है। राधिका का फादर कहने लगता है कि मेरे पूर्वज, मेरे खानदान वाले मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, लेकिन मैं उस काम को नहीं जानता। उसके बारे में जरूर कुछ बातें जानता हूँ। मंदिर में रखी गई हर एक मूर्ति का एक मतलब होता है। इस तरह से कुछ डिटेल्स बताते हुए एक प्लेस को दिखाने लगता है कि शायद वो सीक्रेट दरवाजा यहीं पर होगा। तो गांव के लोग यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा नटराज उस प्रेसिडेंट के घर पर जाकर स्टोर रूम में जाने लगता है। लकीली उसको वहाँ पर अपना पुराना कंप्यूटर नजर आता है। सीपीयू के अंदर एक बहुत ही पुरानी किताब होती है, इसे हासिल करने लगता है। इसी के लिए नटराज यहाँ पर आया होता है। इस तरफ पति अपने बेटे के साथ उसी मंदिर में मौजूद होता है। फोटोज खींचते हुए पति को फॉलो करते हुए राजशेखर भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसी दरमियान में वो 4 बौने पति के बेटे विकास को किडनैप कर लेते हैं। पति से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास जो तालपत्र है वो तुम्हारे पास होना सेफ नहीं है, हमें देकर तुम्हारे बेटे को ले जाओ। इस तरह से अदला बदली कर लेते हैं। वो 4 बौने उस तालपत्र को जला देते हैं। दूसरी तरफ वो राजशेखर अपना टैब ओपन करता है तो यहाँ पर कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। इसके टैब के अंदर एक एआई होता है। बहुत सालों पहले जब एआई बेसिक स्टेज पर था, उसी टाइम से ये अपनी कोशिशें जारी कर दी इंसानों पर राज करना। तभी उस एआई को उस 5वें वेद के बारे में पता चलता है कि उस 5वें वेद में बहुत सारा नॉलेज छुपा है, दुनिया बदल सकती है। सो उस 5वें वेद को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है वो एआई। बहुत सारे इंसानों से अपना काम करवाती रहती है। मतलब किसी बंदे को मारकर उनके पास कुछ चीजें हासिल करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना। इन शॉर्ट में बात करें तो एआई इस राजशेखर की मदद से उस 5वें वेद को सच करवाती रहती है। अब दक्षा के पास जो 3D प्रिंटर होता है ना, उस मशीन के जरिए से ये खुद की बॉडी बनवाना चाहती है, मतलब एक रूप में आना चाहती है। इसीलिए दक्षा को मरवा कर डैनी के जरिए से अपना शरीर
बनवाने चाहती है। जो कोई भी लोग इसके काम में टांग लड़ाते हैं उन सारे लोगों को मरवाती रहती है। वो 4 बौने और अघोरा उस वेद की रक्षा करते रहते हैं। खैर दूसरी तरफ मंदिर में खुदाई करने पर वो सीक्रेट दरवाजा मिल ही जाता है। उसके अंदर एक और दरवाजा होता है। इस दरवाजे को ओपन करने के लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा और एक्चुअली वो मंत्र वाराणसी से जो बक्सा आया था ना, उस बक्से में मौजूद होता है। लेकिन कुछ दिनों पहले वो 4 बौने रुद्रपति से वो बक्सा ले चले गए। शॉकिंगली पूर्णी को वो मंत्र याद होते हैं, मतलब याद नहीं, वो वर्ड्स कैसे दिखते हैं वो याद होता है। उसको लिखने पर रुद्रपति उस मंत्र को पढ़ने लगता है और उसी जगह पर दीप जलाने पर ये दरवाजा ओपन होता है। दूसरी तरफ डैनी उस 3D प्रिंटर की मदद से एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा प्रिंट करवाता है। जब मित्रन इसके पास आता है तो वो पार्सल मित्रन को दे देता है। वो ये राधिका मित्रन को एक मैप देकर ये पार्सल वहाँ पर जाकर देने के लिए कहती है। वो लोकेशन और कुछ नहीं, प्रेसिडेंट का घर का एड्रेस होता है। मित्रन ये पार्सल भवानी को देने पर भवानी इसको अंदर ले जाकर इसके साथ कांड करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन शॉकिंगली उसी वक्त भवानी की मौत हो जाती है। तभी वो ये राधिका मित्रन से कहने लगती है कि ये बंदी हमारे बारे में सब कुछ जानती है, इसीलिए इसका काम तमाम कर दिया। अब नेक्स्ट तुम ही हो मित्रन। इस तरह से डैनी मित्रन को मारकर उसका ब्लड हासिल करके बायो इंक के जरिए से ये की बॉडी बनवाने लगता है उस 3D प्रिंटर की मदद से। इस तरफ मंदिर में बेचारा शंभू बहुत दुखी होने लगता है क्योंकि पूर्णी ने उस दरवाजे को ओपन किया, जिसका मतलब शंभू मर जाएगा। खैर उस पूजा में अनु का फादर भी शामिल होता है। रुद्रपति अनु के फादर से पूछने लगता है क्या तुम्हारी पत्नी जिंदा है? अनु का फादर कहने लगता है हाँ मेरी पत्नी जिंदा है। अनु शौक में रहकर पूछने लगती है क्या मेरी माँ जिंदा है? अनु का फादर एक सीक्रेट बात बताने लगता है, हाँ तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 माँ है। तुम सरोगेसी के जरिए से पैदा हुई। जो तुम्हारी असली माँ है उसने तुम्हें और मुझे छोड़ दिया। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो मर गई। एट द सेम टाइम शंभू कब्रिस्तान पर जाकर डिसाइड कर लेता है कि आत्महत्या करेगा क्योंकि अब तो ये तो मरने वाला है। सारे गांव वाले शंभू के पास जाकर समझाने की कोशिश करने लगते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ। इस तरफ मंदिर में रुद्रपति, पूर्णी और अनु उस वेद के बारे में तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में बेचारी अनु दुखी होकर वो एक जबरदस्त गाना गाने लगती है। उस गाने की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होकर एक और सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है। उसी वक्त इस तरफ कब्रिस्तान में एक करंट की वायर टूटकर वो वायर अनु के फादर को लगने पर उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, जिसका मतलब उस मंदिर का असली दरवाजा अनु ने ओपन किया, जिस वजह से अनु के फादर की डेथ हो गई। इस तरफ उस 3D प्रिंटर की मदद से उस एआई को जान आ जाती है। फटाफट से वो एआई राजशेखर से मुलाकात करके उस मंदिर के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर दरवाजा ओपन हुआ। लेकिन इस मंदिर के अंदर उस 5वें वेद का कोई भी जिक्र नहीं होता। ये देखकर वो एआई राजशेखर पर गुस्सा करते हुए इसका गला दबाने लगता है कि मुझे यहाँ तक आने के लिए कई साल लग गए, अब मेरी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तभी राजशेखर इस एआई को आइडिया देने लगता है कि पति के बेटे विकास ने उस तालपत्र को डिकोड किया, अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो जरूर कुछ न कुछ बात पता चलेगी। तो वो एआई विकास के पास जाने लगता है। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है, मतलब यहाँ तक पहला सीजन खत्म हुआ। वेटिंग फॉर सेकंड सीजन। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।